हेलो 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 हेलो, कैसे हो स्टूडेंट। मैं हूँ आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। जय हिंद। तो आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का 6वां लेक्चर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर कर लिया है और हम लोग पढ़ रहे हैं ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। ठीक, लास्ट लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन का पहला पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक, कि करेक्टनेस को मेजर करना, टू मेजर द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशंस। ठीक, आज जो हम इसका पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हमने नींबू कॉन्सेप्ट बोला। एक मैंने समझाने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। नींबू कॉन्सेप्ट कोई अलग से बुक में दिया हुआ नहीं है, बस हम लोग लेमन को, नींबू को एग्जाम्पल में ले करके समझाते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा नींबू कॉन्सेप्ट बोल दिया ताकि आपको याद रहे। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या कहता है बेटा कि जो भी डायमेंशंस होता है, द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम। ठीक, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, the dimension, ठीक, dimension of all the term in a physical expression, in physical will be same। ठीक, ये क्या रहेगा बेटा, विल बी सेम या शुड बी सेम? शुड बी सेम होना चाहिए। यस, शुड बी सेम। तो इसको हम समझेंगे कैसे, ये क्या कह रहा है कि कोई भी अगर हम लोग फिजिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं कि S = UT + हाफ AT²। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो S होगा, इसका जो डायमेंशन होगा वो इक्वल होगा UT के। किसके? UT के। फिर S का जो डायमेंशन होगा ये AT² के भी इक्वल होगा। समझ में आई बात है? ठीक, ओके। तो यहाँ पे हमें पता करना है क्या, इसमें साफ साफ बोल रहा है कि फिजिकल एक्सप्रेशन शुड बी सेम। किसका? डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म, मतलब इसका जितना भी डायमेंशन का है वो सब सेम रहेगा फिजिकल एक्सप्रेशन का। अब देखो कैसे, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए प्रूफ करते हैं। एस क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस है। यू क्या है? स्पीड है। टी क्या है? टाइम है। ए क्या है? एक्सेलरेशन है। तो हम लोग देखते हैं कि एस डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू टी। ये कैसे होगा इसको? तो डायमेंशन ऑफ एस क्या हो जाएगा? L1 होगा। और यू टी क्या हो जाएगा? यू का होता है L1 T - 1 और यू का डायमेंशन इतना होता है इंटू टी है, यानी कि T1। तो देखो ये टी और T - 1 और ये टी तो गया, तो क्या बच गया? L1 इज इक्वल टू L1। देखो सेम हो गया ना, सेम हो गया ना। एस का जो डायमेंशन है वो यू टी के बराबर हो गया। अब देखो अगर हम लोग ये भी यूज करेंगे, अब क्या करेंगे कि डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ AT²। ठीक, तो हाफ तो गया, हाफ गया ना, हाफ तो ये है। अब एस का क्या होता है? L1 डिस्टेंस है तो। ठीक, ए का क्या होता है? L1 T - 2 और T² है तो T² का क्या हो जाएगा? T2। तो ये गया, यानी कि क्या बच गया बेटा? L1 इज इक्वल टू L1 बच गया ना। ठीक, यानी कि इससे क्या पता चलता है कि डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT²। ठीक, तो इस टाइप के हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ेंगे। ओके, तो इसको समझने के लिए तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया। इसको समझने के लिए कुछ हम और एग्जाम्पल लेंगे। उससे पहले फिर से आप लोग समझ लिए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब, देखो होमोजेनिटी का पहले मतलब समझाते हैं। होमोजेनिटी, होमो मतलब होता है सेम,
क्या होता है, सेम। ठीक, और जेनिटी मतलब फिजिकल एक्सप्रेशन जो हम लोग ये ले रहे हैं, जैसे एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जूली, इसको बोलेंगे। ठीक, यानी कि सेम डायमेंशन होंगे। क्या हो जाएगा, सेम डायमेंशंस। ओके, समझ में आए? तो इसको एक रूल होता है इसमें, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन, ये सब जो सिंबल के आगे पीछे जो भी रहेगा ना, कोई भी फिजिकल एक्सप्रेशन के बीच में ये सब सिंबल अगर लगा रहेगा तो समझो कि वो जो दो एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, वो दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा डायमेंशन में। जैसे मान लीजिए v इक्वल टू ए प्लस बी हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ए प्लस बी, यानी कि देखो बीच में प्लस आ गया तो जो डायमेंशन ए का होगा वही डायमेंशन बी का होगा। ये इक्वल होगा तभी ऐड हो सकता है। या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे v इज इक्वल टू ए माइनस बी, अगर मान लीजिए लिख रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे a माइनस है, यानी कि ये जो a का डायमेंशन और b का डायमेंशन सेम होगा तभी ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे a और b का डायमेंशन सेम होगा तभी ये ऐड हो रहा है। यानी कि जो सेम क्वांटिटी होगा वही ऐड होगा, जो जिसका डायमेंशन सेम होगा वही ऐड होगा। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। क्या लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं और एग्जाम्पल आपको नींबू कॉन्सेप्ट क्यों मैंने इसको बोला है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो ये कैसे आप समझ पाओगे वहाँ तक आपको लेकर के जाते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम क्या लेंगे कि मान लीजिए आपको घर से आप मार्केट में गए। ठीक, मार्केट में गए तो आपको लेना क्या है, मान लीजिए मार्केट में गए, आप लिए 5 नींबू। क्या लिए, 5 नींबू। फिर से 10 नींबू लिया दूसरी दुकान से जाकर के मार्केट में। फिर वहीं पे आप ले लिया 10 ऑरेंज, या ऑरेंज को क्या बोलेंगे, संतरा ले लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितना नींबू लिया, कितना नींबू लिया था, आप क्या बोलोगे, इक्वल टू में कि 10 और 5 15 नींबू लिया। ठीक, क्या आप ये बोल सकते हैं कि 10 और 5 15 और 10 25 नींबू लिया, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप ऐड कर सकते हैं यही दो ना, जो सेम नींबू रहेगा तो नींबू ऐड करोगे। अब यहाँ पे संतरा तो इसको ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं, केवल हम लोग नींबू बोल सकते हैं ना कि हाँ 15 नींबू लिए हैं, क्या यही बोलेंगे ना। अब मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 kg शुगर। ठीक, फिर दूसरे दुकान में गए 5 kg शुगर लिया। ओके, फिर 5 kg राइस। ठीक, तो अब पूछूंगा कि कितना केजी आपने शुगर लिया, तो क्या बोलिएगा, 1 kg और 5 kg, यानी कि 6 kg क्या लिखिएगा आप, शुगर। यहाँ पे ये लिख सकते हैं, टोटल को ऐड करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर राइस डिफरेंट चीज़ है और सेम वाला क्या है, ये है। यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी जो है ऐड हो रहा है, जिसका डायमेंशन सेम रहेगा वही ऐड होगा। ये देखो डिफरेंट है तो ये ऐड नहीं हो रहा है, देखो ये भी डिफरेंट है तो ऐड नहीं हो रहा है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने ये क्या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, या ये एग्जाम्पल लिया कि v इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक, ए माइनस बी, यानी कि ए का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए बी के, तभी ये ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा या इक्वल होगा। समझ में, या ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। समझ में आ रही बात है, इसीलिए हमने इसको नींबू कॉन्सेप्ट बोला। ठीक, अगर हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे ऐड करने की बात करेंगे तो हम लोग नींबू को ही ऐड कर सकते हैं, ना कि संतरा को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नींबू दोनों सेम है। क्या है, नींबू है, नींबू है। ओके, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता क्या है कि कोई भी चीज़ अगर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डायमेंशन क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एस इक्वल टू यूटी वाला में हम लोगों ने देखा था कि एस का जो बराबर होता है यूटी भी, यूटी का डायमेंशन और एटी स्क्वायर का भी डायमेंशन दोनों का सेम आता है, L1 देखो L1 आता है।
ठीक, यानी कि जो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा तो उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो इसको और एग्जाम्पल देखते हैं इसको समझने के लिए, और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसको समझने के लिए। छोटे छोटे एग्जाम्पल पहले लेंगे, उसके बाद आपको देखते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे M1 है, L1 है, ओके, प्लस M1 L1, ठीक। तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक, इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, M1 L1 प्लस M1 L1, 2M1 L1 हो जाएगा, 2M1 L1, ओके, हो जाएगा ना। लेकिन ये गलत है बेटा, ऐड तो ऐसे देखो दोनों का M1 L1 है, M1 L1 है, तो ऐड तो हो गया, बट ये एक्सप्रेशन गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 जो है इंटीजर है, नंबर है, तो ये 2 तो गया, तो बच क्या गया, M1 L1 ही बचा ना। यानी कि M1 L1 प्लस M1 L1 इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ M1 L1 होगा, ना कि 2M1 L1। समझ में आई बात? फिर से समझो, ये सही हुआ, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 2M1 L1 लिख दिए थे ना, हम लोग ऐड कर रहे हैं, हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो 2M1 L1 आएगा, बट क्या होगा कि 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर है, तो बच क्या जाएगा, M1 L1। तो देखो फिर से लिख दे, M1 L1 प्लस M1 L1 इज इक्वल टू क्या होगा, M1 L1 ही होगा, 2M1 L1 नहीं होगा। समझ में आई बात है? अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल मान ले देते हैं, M1 L1 प्लस M2 L2, तो ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि देखो दोनों का डायमेंशन अलग अलग है। M1 L1 है यहाँ पे M2 L2 है, M और L तो है, लेकिन पावर देखिए डायमेंशन अलग है, तो ये ऐड नहीं होगा, ठीक ठीक। M2 L2 प्लस M2 L2, ठीक, तो ये ऐड होगा, तो क्या बनेगा, ऐड होकर के M2 L2, 2M2 L2 नहीं होगा, 2 मत लिख देना, 2 नहीं लिखना है, 2 कतई नहीं होगा, क्या होगा, M2 L2, ये होगा ऐड। समझ में आई बात? ओके, फिर से इस कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए M1 L1 T-2 प्लस M1 L1 T-2, तो ये सब ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, M1 L1 और T-2 उतना ही बनेगा। यहाँ पे 2 या 3 ऐड करना ही नहीं है, जो ऐड होगा वही लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही वैल्यू होगा आंसर। यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 जो है नहीं होगा, क्योंकि 2 क्या है बेटा, इंटीजर है, इंटीजर हमारा कोई काम का नहीं, वो डायमेंशन लेस होता है, ठीक। नंबर, कोई भी नंबर जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, ठीक। इसलिए डायमेंशन लेस चीज़ों को हमें कंसीडर नहीं करना है, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, M1 L1 T-2 ही रहना चाहिए। समझ में आ गए? यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप लोग समझ में आ गया होगा कि प्लस माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ नोट करके फिर से, कि अरे ब्लू वाला ब्लू में आ जा, कि प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन ETC, ये सब जो रहेगा ना, तो इसके आगे पीछे का जो डायमेंशन होना चाहिए वो सेम। कहीं भी ये लग रहा है, इसका मतलब है कि 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में अगर ये लग रहा है, फिजिकल एक्सप्रेशन के बीच में अगर ये लग रहा है, इसका मतलब कि वो लोग क्या है, डायमेंशनली इक्वल है, तो अभी ये प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। समझ में आई बात है? अभी हम लोगों ने इतना सारा एग्जाम्पल देख लिया, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और तब समझ में और अच्छा आ जाएगा, ठीक। तो थ्योरेटिकल पार्ट हमारा इतना ही है समझने वाली, अब हम लोग जो है क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे और तब जाके हमें समझ में आएगा कि हाँ इसका कॉन्सेप्ट कैसे है, इस टाइप के इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। देखिए बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम लोग को फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ A एंड B फाइंड आउट करना है। क्या करना है? डायमेंशन ऑफ A एंड B फाइंड आउट करना है, ओके, ठीक। तो देखो A और B फाइंड आउट करना है इस एक्सप्रेशन में, हमें हमारे पास क्या है, V इक्वल टू A प्लस BT दिया हुआ कोई एक्सप्रेशन है, और इसका हम लोगों को डायमेंशन निकालना है, ठीक। अब V क्या है, वेलोसिटी है, या इसको स्पीड भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक। और T क्या है, टाइम है, ओके। हमें निकालना क्या है, A और B का डायमेंशन निकालना है, ठीक। तो हम सिर्फ सिंपल एकदम उसी
तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से एस इक्वल टू यू प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के निकाले थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए। क्या करेंगे? डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू क्या करेंगे? डायमेंशन ऑफ a। तो डायमेंशन ऑफ v क्या होता है? L1 t माइनस 1 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a तो हमें निकालना, यानी कि a का डायमेंशन हमारे पास क्या आ गया बेटा? क्या आ गया? L1 t माइनस 1। ठीक, ये तो हमें पता था ना स्पीड का होता है। ये पहला पार्ट हो गया, मतलब ये v का जो डायमेंशन है वो a के डायमेंशन के बराबर है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। अब क्या करेंगे? v का फिर से हम लेंगे bt के बराबर, तो फिर क्या करेंगे? डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt। ओके, तो v का तो फिर से हम लोग लिखेंगे L1 t माइनस 1, ये लिखेंगे ना। स्पीड या वेलोसिटी का हमारे पास डायमेंशन यही हमें पता है। ठीक, इक्वल टू b और t है, t मतलब टाइम है, तो टाइम का होता है t1 हो जाएगा, यानी कि b चाहिए तो ये t1 इस तरफ जा करके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना, यानी कि b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L1 t माइनस 1 अपॉन t1, ये डिवाइड हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि L1 और t माइनस 2। तो b का वैल्यू क्या आ गया बेटा? इक्वल टू यही b है। क्या है? यही b है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया? a का डायमेंशन आ गया L1 t माइनस 1 और b का डायमेंशन आ गया L1 t माइनस 2। यही तो हमें फाइंड आउट करना था। हम लोगों ने क्या करा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके और a और b का डायमेंशन निकाल दिया। अच्छा देखो, आप लोग कन्फ्यूज मत होना बेटा। जैसे कहीं कहीं मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं, जैसे a का अभी यहाँ पे लिखा, a का वैल्यू आया हमारे पास कितना? L1 t माइनस 1। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L1 t माइनस 1। ठीक ना, ये तो होगा ही। MLT के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा। तो हम L1 t माइनस 1 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मास का कोई वैल्यू नहीं है, मास नहीं है, डायमेंशन में मास का कोई योगदान नहीं है। ठीक, वैसे ही b का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला? ठीक, b का वैल्यू निकाला L1 t माइनस 2। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर MLT के फॉर्म में लिखेंगे तो m0 L1 और t माइनस 2। तो घबराना नहीं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं तो वो भी सही है, और इस फॉर्म में लिख रहे थे ये भी सही है। ठीक, तो ये वाला इसलिए लिख देते हैं क्योंकि शॉर्ट पड़ जाता है। जो चीज़ नहीं रहेगा उसको लिखेंगे नहीं, जो चीज़ रहेगा वही लिख देंगे। समझ में आई बात? जो चीज़ रहेगा वही लिखेंगे, जो चीज़ नहीं रहेगा नहीं लिखेंगे। अगर आप लिखना चाहते हो MLT के फॉर्म में तो ये रहेगा। समझ में आ गई बात? इसमें कोई दिक्कत दुविधा नहीं होना चाहिए कि सर केवल L1 t माइनस 1 ही लिख रहे हैं। ठीक, ये पावर में है बेटा, ये पावर में है। ठीक, ये पावर में है। डायमेंशन क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी के, मतलब फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर में कितना रेज हो रहा है वैल्यू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में जो है ना, कंफ्यूज मत होना। ठीक ना, कि L1 t माइनस t माइनस 2 लिख करके ही छोड़ दिए, इसको MLT के फॉर्म में नहीं लिखे, तो आप लिख लो ना, ये भी सही है ये भी सही है, इसमें कंफ्यूज मत होना। समझ में आई बात है? हम इसलिए नहीं लिखे कि m का वैल्यू नहीं था तो क्यों लिखे। ठीक ना, ये गलत नहीं होगा, ये सही होगा, लेकिन जहाँ MLT के फॉर्म में दिया होगा अगर ऑप्शन में आपके क्वेश्चन में, तो आप MLT के फॉर्म में निकाल लेना। ठीक, m का वैल्यू पुट कर देना 0, अगर रहेगा m का वैल्यू 1 या 2 तो वो लिख देना कुछ भी। समझ में आ गई बात ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो बेटा, बोर्ड पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे फिर से A, B एंड C तीनों का डायमेंशन निकालना है। ठीक, V क्या होगा? स्पीड होगा, और T क्या होगा? टाइम होगा। फिर से V क्या है? स्पीड, एंड T क्या है? टाइम। तो हमें क्या करना है, एक बार क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू क्या होगा? डायमेंशन ऑफ A। ठीक, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? इक्वल टू लगा हुआ है, यानी कि इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा, V का डायमेंशन A के बराबर होगा। फिर दूसरी बार क्या होगा कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू होगा B अपॉन C प्लस T, ये हो जाएगा। फिर देखो एक और चीज़, यहाँ पे C और T दोनों ऐड है, C प्लस T है। इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ C जो है डायमेंशन ऑफ T के बराबर होगा।
डायमेंशन ऑफ सी जो है डायमेंशन ऑफ टी के बराबर होगा तभी तो ये ऐड हुआ है ना। समझ पा रहे हो बेटा? ठीक, ओके। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में क्या लेंगे हम लोग, ए में कि नंबर दिया है, ये ए नंबर है कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, ये करेंगे ए, ये वाला। ठीक, तो v फिर से आ जाएगा L1 t माइनस 1 और इक्वल टू ए, यानी कि a का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, L1 t माइनस 1, डायमेंशन निकल गया a का। अब देखो दोबारा क्या करेंगे b में। ठीक, ये वाला का पहले निकाल लेते हैं, c और t का। तो यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t। ठीक, ये होगा। तो t का क्या होता है, t का तो हमें पता है कि t1 होता है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1, यानी कि इसका भी डायमेंशन हम लोगों को आ गया। अब तीसरा पार्ट क्या करेंगे, v इसका जो डायमेंशन होगा, ये इसका तो निकालिए, अब ये क्या करेंगे, टोटल का डायमेंशन निकालेंगे, तब ना b का, c, a और c का तो पता चल गया, a और c का पता चल गया। तो देखो यहाँ से हम लोग एक और काम, a का डायमेंशन पुट कर देंगे, c का डायमेंशन पुट कर देंगे, तो वैसे भी हम b का डायमेंशन निकाल सकते हैं, बट वैसे नहीं निकाल के जाए, हम लोग प्रोसेस के थ्रू जाएंगे एकदम। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b अपॉन c प्लस t, ये हो जाएगा। ठीक, तो देखो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v तो क्या है, L1 t माइनस 1 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन ऑफ b अपॉन c का हम लोग अभी निकाले हैं, क्या है, t1 है, तो c का क्या हो गया, t1, और t है प्लस में t है, यानी कि t का क्या हो जाएगा, t1, t का भी t1 हो जाएगा। c का डायमेंशन क्या निकाला हुआ है, t1, और t तो टाइम है, तो इसका भी तो t1 होगा, तो t1 प्लस t1, t1 प्लस t1 क्या होगा बेटा, t1 प्लस t1 क्या होगा बेटा, बोलो, 2t1 होगा क्या, गलत, 2t1 नहीं होगा। देखो t1 प्लस t1 इज 2t1, ये गलत है, अभी अभी बताया था ना। तो t1 प्लस t1 क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ t1 होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, t1, ओके, 2t1 नहीं होगा। समझ में आ गई बात, पहले ही हम लोगों ने इस पे डिस्कशन कर लिया है। तो अब क्या हो जाएगा, L1 t माइनस 1 इज इक्वल टू बी अपॉन t1 प्लस t1 क्या हो जाएगा, t1 ही होगा ना, t1 ही होगा। ठीक, अब देखो b निकालना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 t माइनस 1, और ये इधर आके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो t1 हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा ना, तो t1 और t1 गया, t1 और t1 गया ना कि नहीं गया, इधर से ये गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो b इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास, L1, b इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास, दर्द दिल दर्द जिगर हमको बनाया आपने, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। फ्रेम में दिख रहा है बेटा सब, हाँ दिख रहा है। तो देखिए हमने फिर से एक बार इसको आपको कर देते हैं, समझा देते हैं। हमें क्या, v इक्वल टू a प्लस बी अपॉन सी प्लस टी का हमें डायमेंशन निकालना था, जिसमें से a और b का डायमेंशन है, a b c का डायमेंशन निकालना है। तो हमने क्या किया, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a कर दिया। तो v का तो हमें पता है L1 t माइनस 1 होता है इक्वल टू a, तो a का वैल्यू आ गया हमारे पास L1 t माइनस 1, ये a का डायमेंशन आ गया। अब हमें पता कर लिया, इसके बाद हम लोग क्या किए कि डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, तो डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, तो c इक्वल टू t1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसका डायमेंशन क्या होगा बेटा, सेम होगा। मैंने अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया आपको, तो उसमें क्या बताया कि अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी अगर ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ठीक, ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा तभी ऐड हो रहा है, यानी कि t है तो इसका t1, यानी कि c का भी t1 होगा तभी ऐड हो रहा है। अगर t1 नहीं रहता तो ऐड नहीं होता है, तो इस हिसाब से c का क्या हो गया, t1 हो गया। फिर अब हम लोगों ने क्या किया
कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b अपॉन सी प्लस टी। तो डायमेंशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक। तो डायमेंशन ऑफ v लिख दिया L1 t माइनस 1, b अपॉन, अब c का है t1 तो t1 कर दिया, और क्या है ये t का t1 है, t का क्या है t1, तो t1 प्लस t1 हो जाएगा, ठीक। तो b अपॉन t1 कर दिया। अब b हमें चाहिए तो ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो पहले से क्या है L1 t माइनस 1 है, और ये t प्लस 1 चला जाएगा, तो ये t माइनस 1 और t1 ये कट गए, तो क्या बच गया L1, यानी कि b का क्या आ गया हमारे पास L1। तो हम इसको अगर MLT के फॉर्म में लिखेंगे तो MLT के फॉर्म में क्या लिख देंगे, M0 L1 और T0, यही होगा ना। ये लिखो या ये लिखो, दोनों सेम है, ये लिखो या ये लिखो, दोनों क्या है बेटा, सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब आगे कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करेंगे अभी, ठीक। अभी तो 2 ही क्वेश्चन करा है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है इसमें अच्छे अच्छे।